तो ये कहानी थोड़ी सी पुरानी है। आज हम जिस गाड़ी की बात करने वाले हैं दोस्तों, ये कार आई थी अप्रोक्सीमेटली 2012 में। उस टाइम पर एक बात चलती थी कि दुनिया तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी 2012 में। हाँ, दुनिया तो चलती रही, दुनिया तबाह नहीं हुई, खत्म नहीं हुई, बट एक नए सेगमेंट का जन्म हो गया जिसको बोला जाता है आज की डेट में कॉम्पैक्ट एसयूवी। मैं बात कर रहा हूँ रेनो डस्टर की। जिस जमाने में ये दबाकर बिकती थी, लोग इस गाड़ी से प्यार करते थे, उस टाइम पर ना ही आपकी फेवरेट मारुति ब्रेजा थी, ना ही आपकी फेवरेट टाटा नेक्सॉन, ना ही तब कोई क्रेटा लवर था। सारे कार मैन्युफैक्चरर्स को बाद में रियलाइज हुआ कि यार रेनो ने मिस्टेकनली एक नया ही सेगमेंट खड़ा कर दिया। इस कार की सक्सेस के तुरंत बाद ही दोस्तों फोर्ड ने अपनी इको स्पोर्ट उतार दी है अप्रोक्सीमेटली 2013-14 के आसपास। बस तो फिर क्या था, जैसे ही फोर्ड इको स्पोर्ट की सेल होने लगी तो भाई टाटा, मारुति, महिंद्रा ये सब कैसे पीछे रहे। जी हाँ दोस्तों, महिंद्रा के पास एक कॉम्पैक्ट एसयूवी थी जिसका नाम था KUV 100 और ये तब कुछ अच्छा नहीं कर पाई क्योंकि तब तक मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन और वक्त के साथ साथ हुंडई क्रेटा भी आ गई। चलो ये तो था इतिहास। अब हम बात करते हैं 2025 की और साथ ही में 2026 की, जहां पर 26 जनवरी 2026 को रेनो अपने डस्टर को वापस लेकर आ रहे हैं। रिपब्लिक डे वाले दिन आपको ये कार देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डस्टर कभी भी कंप्लीटली बंद नहीं हुई थी, ये खाली इंडिया में बंद हुई थी और अदर कंट्रीज में फिर भी बिक रही थी। पॉसिबली ये रेनो का बिगेस्ट कमबैक होगा जो शायद ये डिसाइड करेगा क्या रेनो का फ्यूचर इंडिया में उतना ब्राइट है या नहीं। क्योंकि अगर आप करंटली रेनो का पोर्टफोलियो देखते हो जहां पे आपको काइगर देखने को मिलती है जो कि लोगों को अंडर पावर लगती है, जो उसमें टर्बो आता है वो कॉस्टली लगता है। अगर हम बात करें ट्राइबर और क्विड की, वो भी ठीक ठाक कर रहे हैं पर इनके पास कोई ऐसी बूमिंग कार नहीं है जो बिल्कुल तहलका मचा दे। हालांकि निसान के पास फिर भी मैग्नाइट है, पर रेनो के पास अभी भी ऐसी कोई पर्टिकुलर अमेजिंग कार नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि निसान की टेक्टॉन भी आने वाली है, तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो टेक्टॉन है निसान की और साथ ही में रेनो के डस्टर, ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड कार्स हैं और ये काफी सेफ प्लेटफॉर्म माना जाता है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है CMF-B प्लेटफॉर्म, जिसको को डेवलप्ड करा है निसान ने। रेनो डस्टर चर्चा में इसलिए आ रही है क्योंकि न्यूज के अकॉर्डिंगली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 10 लाख रुपए से ये कार स्टार्ट हो सकती है। और अगर हम इंजन ऑप्शंस की बात करें तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि रेनो के पास है काफी सारे इंजन ऑप्शंस। बाहर मार्केट में लोग काफी इंजन ऑप्शंस देते हैं, सो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको 1.3 लीटर टर्बो देखने को मिले। इनके पास 1.6 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन भी अवेलेबल है और साथ ही में 1 लीटर का टर्बो इंजन तो अवेलेबल ही है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो इनके पास CVT ट्रांसमिशन ऑप्शन अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि इंजन स्पेक्स से रिलेटेड या फिर ट्रांसमिशन से रिलेटेड कोई मेजर इश्यूज नहीं आएंगे। निसान की टेक्टॉन और रेनो डस्टर स्पेशल कार्स हैं। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली सेगमेंट में मारुति विक्टोरियस की एंट्री हुई है। अब टाटा सिएरा, जैसे मैंने आपको लास्ट बताया था कि पहले तो ये 4300 mm की लग रही थी और अब हो सकता है कि ये 4500 mm की हो जाए। तो जहां टाटा सिएरा लॉन्च हो रही है वहीं पर अब आपको एक साथ दो कार इस सेगमेंट में नजर आएंगी जहां पे आपको डस्टर और टेक्टॉन दोनों देखने को मिलेंगी। रेनो और निसान की पोजीशन जो है दोस्तों वो सिट्रॉन से अच्छी है। सिट्रॉन के पास भी एयर क्रॉस है 4300 mm में और लोग उसको लेते नहीं है क्योंकि उसका नेटवर्क काफी ज्यादा कम है। कंपैरेटिवली रेनो और निसान को इंडिया में काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और इतना ट्रस्ट तो लोग निसान और रेनो पे कर ही सकते हैं कि अगर ये कम पैसों में आपको एक रंगीन, जानदार, दमदार गाड़ी दे दे तो लोग इसको खरीद लेंगे। निसान और रेनो का सर्विस नेटवर्क कम है, पर मुझे लगता है कि इतना भी कम नहीं है कि अगर आपको कम पैसों में एक शानदार गाड़ी मिल जाए तो आप उसे इग्नोर कर पाओ। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि अगर आपको डस्टर 10 लाख रुपए में देखने को मिले जहां पे आपको 1.5 लीटर का इंजन मिल जाए, 4300 mm के डायमेंशन, और अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो आपको ऑलरेडी पता है कि निसान और रेनो की गाड़ियां जो है 4-5 स्टार के अराउंड होती हैं, तो क्या आप उसे लोगे या फिर नहीं लोगे? अब जहां पर ये सारी गाड़ियां लड़ाई कर रही हैं एक पोजीशन प्राप्त करने के लिए, टॉप पर बैठी हुई है हुंडई क्रेटा जो कि क्लास की टॉपर है। सही मायने में जो क्रेटा है ना वो पढ़ा लिखा गुंडा है, क्योंकि भाई ये जो कार है इसको चलाने वाले इसके डाई हार्ड फैंस हैं और जिनको क्रेटा लेनी है उनको क्रेटा ही लेनी है। पर अगर हम डस्टर की बात करें तो भैया वो है गोट, यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। डस्टर एक ऐसी गाड़ी है जिसने इस सेगमेंट की शुरुआत करी थी जब लोगों को पता भी नहीं था कि भाई कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर मिड साइज एसयूवी जैसा कोई सेगमेंट हो सकता है। लोग खाली हैचबैक लेते थे या फिर बड़ी एसयूवी लेते थे या फिर सेडान लेते थे। वहां पर डस्टर ने एंट्री मारी थी और एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बनी थी। जहां हमने इतनी सारी बातें कर ही लिए तो थोड़े से फीचर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेनो निसान बिल्कुल भी हार मानने की पोजीशन में नहीं लग रहे हैं। इन दोनों गाड़ियों के अंदर आपको लेवल 2 ADAS देखने को मिलेगा, साथ ही में 360 कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनारोमिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ देखने को मिलेगा और साथ ही में आपको 10 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर मिलेगा। जहां दोस्तों मारुति की सेलेरियो जैसे छोटी गाड़ी में भी एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स आने लगे हैं,
तो मुझे नहीं लगता कि सेफ्टी को लेके इस कार में कोई कंसर्न होंगे। इनफैक्ट निसान और रेनो दोस्तों कंट्री में इतनी पुरानी तो हो ही चुकी है कि वो आज की डेट में समझती है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। तो मुझे लगता है आखिरी चीज जो बची है वो यही बचती है कि टेक्टोन और साथ ही में जो डस्टर आ रही है, बाय एनी चांस अगर इनकी प्राइसिंग इन्होंने काफी सही रख दी और जो इंडियंस चाहते हैं कि लॉजिकल प्राइसिंग के हिसाब से जो वेरिएंट में फीचर्स आते हैं अगर वो भी लॉजिकल आ गए, तो मुझे लगता है कि डस्टर दोबारा से रिवाइव हो सकती है। इनफैक्ट निसान की टेक्टोन भी आपको काफी अच्छे तरीके से बिकती हुई नजर आएंगी। सेगमेंट की जो लीडर है क्रेटा, वो आपको सीएनजी में कुछ भी ऑफर नहीं कर रही है। और अगर हम बात करें रेनो और निसान की, तो ये लोग आपको रेट्रोफिट सीएनजी ऑफर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये कंज्यूमर को काफी हद तक अट्रैक्ट कर सकते हैं। डीजल की पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पर 50-50 लग रही है। आई थिंक ये लोग मार्केट सेंटीमेंट समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट डू यू वांट कि इन दोनों कार्स के अंदर क्या आपको डीजल इंजन चाहिए या फिर पेट्रोल में भी आप खुश हो, टर्बो में भी खुश हो, सीएनजी में तो खुश ही खुश। तो मुझे कमेंट आया था और मुझसे ये पूछा गया था कि यार अगर हम रेनो डस्टर की बात करें या फिर निसान टेक्टोन, तो ये काफी प्रीमियम लग रही है, तो क्या इस बार रेनो और निसान की जो गाड़ी आ रही है इनकी सर्विस मेंटेनेंस चार्जेस काफी महंगे पड़ेंगे? क्या ये स्कोडा वॉक्सवैगन की तरह काफी कॉस्टली पड़ेगी? तो यार देखो, अगर मैं बात करूं वेरिएंट्स की, तो वो तो शायद आपको कॉस्टली पड़ेंगे, डिपेंड करता है कि क्या फीचर आ रहे हैं, और बेस वेरिएंट इनके सस्ते हो सकते हैं। पर अगर मैं लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस की बात करूं या फिर इनकी एक आफ्टर सेल सर्विस लेबर कॉस्ट होती है, सर्विस पार्ट कॉस्ट होती है, तो यार मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये स्कोडा वॉक्सवैगन की तरह उतना आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पार्ट्स की कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट होते भी हाई क्वालिटी हैं। सो आप इनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है Hyundai के आसपास या होंडा के आसपास प्लेस कर सकते हो कि इनकी जो मेंटेनेंस या पार्ट की कॉस्ट है कुछ इस तरीके की पड़ेगी। रही बात देखो अवेलेबिलिटी की, तो ये मैं नहीं कह सकता कि मारुति की तरह ये हर दुकान पे इनके पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे या व्हाटसोएवर। बाकी अगर ये जो गाड़ियां निसान और रेनो लेकर आ रहे हैं, अगर ये हिट हो जाती हैं, इनका जो एक पूरा पोर्टफोलियो है, इनकी कार की सेल्स बढ़ती है, तो डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेनो और निसान की जो अवेलेबिलिटी है पार्ट्स की या फिर जो सर्विस नेटवर्क है काफी बढ़ेगा। एंड डेफिनेटली यार हम सारे यही चाहते हैं कि कंट्री के अंदर ना कोई 2-3 बड़े ब्रांड्स ना हो। मैं डेफिनेटली ये चाहूंगा कि यार बाकी ब्रांड्स भी ग्रो करें, और जहां पर किसी पर्टिकुलर ब्रांड की सेल्स बढ़ने लगती है ना, तो मोनोपोली हो जाती है। जहां पर कंपटीशन बढ़िया रहता है तो बढ़िया बढ़िया कारें आती रहती हैं, फीचर्स और प्राइसिंग भी लॉजिकल रहती है। सो फाइनली जिस तरीके से कॉम्पैक्ट एसयूवी में दुनिया भर की गाड़ियां हैं, उसी तरीके से अब मिड साइज सेगमेंट में आप देखो, यहाँ पर आपको मिलेगी क्रेटा, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, सेल्टोस, टाइगन, कुशाक, ब्ला ब्ला ब्ला। अब आपको भाई 2 गाड़ियां और देखने को मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि अब इंडियन मार्केट जो है बिल्कुल फुल कंपटीशन में आ चुका है, और मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आप लोग इसको किस तरीके से देखते हो। क्या आप इस तरीके से गाड़ी खरीदोगे कि नहीं भाई मारुति ही लेंगे क्योंकि पुरानी है, या फिर हम Hyundai लेंगे क्योंकि वो पुरानी है, या फिर आप इस तरीके से देखोगे कि भाई गाड़ी जो अच्छी दे रहा है, सर्विस अच्छी दे रहा है, फीचर जो अच्छे दे रहा है, हम उसकी गाड़ी खरीदेंगे। और रही बात इस वीडियो की दोस्तों, तो ये बिल्कुल भी कोई पेड वीडियो नहीं है, तो आप जाकर कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं, आई डोंट केयर। बात तो सही है। ऑलराइट, तो विराज की वीडियो के लिए इतना ही। आपके जो भी माइंड में डाउट्स, क्वेश्चन या वैसे ही कुछ कमेंट करने का मन कर रहा हो तो जरूर करना, चर्चा में जुड़ते हैं। बाय बाय, टेक केयर।